नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपका स्वागत करता हूं शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। और आज हम लोग 1500 क्वेश्चन की सेकेंड सीरीज लेकर के आए हैं। पिछले सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन पर चर्चा किए थे और आज हम लोग 11वें क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो देर न करते हुए आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर आप 11 को देखिए और आंसर करिए। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है कजाकिस्तान और रूस। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए आइए आप इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अरल सागर की, तो देखिए इसके नाम के आगे सागर रखा है, लेकिन यह झील है। यह देखिए आपका क्या है, झील है। और यह झील की अगर हम लोग बात करें, यह लेक है। और यह लेक देखिए आपका एशिया महाद्वीप में, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और यह दो देशों से क्या है, घिरा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के माध्यम से दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आंसर हम लोग करते हैं। तो देखिए, यह एशिया महाद्वीप का देश है, तो यह मध्य एशिया का देश है। तो यह आपका देखिए कजाकिस्तान है, और यहाँ पर देखिए उज्बेकिस्तान है। और देखिए ये आपका अरल सी है। ये आपका क्या है, अरल सी है। ठीक है, और यह देखिए यह दो देशों के मध्य स्थित है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यह दो देशों के मध्य स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए और एक रोचक तक है। देखिए हम लोग बात करें तो जो यह अरल सी है, तो जो यह अरल सी है यह दिन पर दिन देखिए क्या हो रही है, इसका आकार छोटा होता जा रहा है और यहाँ तक अब इसका आकार 9 के बराबर बचा हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग अगर चर्चा करें तो देखिए टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इधर देखिए आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। और यहीं पर आपका 8वां महाद्वीप की जो नए 8वें महाद्वीप की खोज हुई है, जीलैंडिया। तो यहाँ पर आपका जीलैंडिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। तो देखिए यह आपका एशिया है। ठीक है, यह आपका एशिया है और इसी एशिया में स्थित है आपका अरल सी। तो अरल सी का देखिए आकार कैसे छोटा हो रहा है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 1957 में तो जो अरल सी थी देखिए कितनी बड़ी है, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसके आकार में संकुचन आ रहा है, आकार छोटा होता जा रहा है। तो 1977 में देखिए इसका आकार छोटा हो गया। फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो 1984 में देखिए इसका आकार और छोटा हो गया, और 2001 में तो देखिए बहुत छोटा हो गया। फिर 2004 में देखिए इसका आकार और छोटा हो गया, और 2008 में इसका आकार और छोटा हो गया, और वर्तमान में इसका आकार 9 के बराबर है। तो चलिए देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्थात किसी दिन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पूरा इसका डिटेल लेक्चर दे दूंगा कि आखिरकार किस कारण से अरल सी दिन पर दिन सूखती हुई जा रही है, इसका आकार छोटा हो रहा है। चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे अरल सी के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12, और जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। तो देखिए दिया, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट झीलों का नाम और सूची सेकंड संबंधित देश है। तो देखिए अरल सागर है। अरल सागर अभी हम लोग देख लिए थे कि कजाकिस्तान से है। अरल सागर को अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि यह कजाकिस्तान से है। और मिशिगन झील को हम लोग देखे थे। मिशिगन झील की अगर बात करें तो देखिए यह मिशिगन झील तो की बात करें तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा है, और कनाडा और यूएसए के सीमा पर 5 महान झीलें हैं, ग्रेट झीलें हैं, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो उसी में से एक झील है मिशिगन झील। यह मिशिगन झील पूर्ण रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ठीक है यूएसए में स्थित है। फिर ग्रेट बियर झील की बात करें, देखिए जो ग्रेट बियर झील है यह आपकी कनाडा में है, और यह ग्रेट बियर झील जो है जो आर्कटिक सर्किल पर स्थित है। मैप में आप लोग देखिएगा आर्कटिक सर्किल पर क्या स्थित है। और आयर झील की बात करें तो यह आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी क्या है, झील है, आयर झील। तो चलिए देखिए इसका कूट मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए तो जो अरल सागर है, तो अरल सागर आपको पता हो गया कि कजाकिस्तान में है, तो ए का सेकंड ऑप्शन। तो देखिए ए का सेकंड ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पर भी क्वेश्चन करने के तरीकों को सीखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए ए का बी 2 और
तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका गलत हो गया और आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन क्या है, डी है। अब देखिए मिशिगन झील जो है आपकी यह यूएसए में है, फिर उसके बाद ग्रेट बियर झील आपकी कनाडा में है, और आयर झील आपकी देखिए कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। और देखिए इसके बाद अगर हम लोग आयर झील अगर हमको पता होता कि ऑस्ट्रेलिया में है तो देखिए डी का एक ही ऑप्शन 4 है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमको कूट वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसका मैपिंग में स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो यह देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप की देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ इंडियन ओशियन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में हिंद महासागर है, ठीक है, और इधर देखिए आपका कोरल सी है, और इधर ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अगर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए एक झील है, ये देखिए आपकी एक झील है जो देखिए इस झील की बात ये कर रहा था, आयर झील। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी आयर झील है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है, झील है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आयर झील की बात हो गई। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक झील जो आपको बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट झील है, जिसके बारे में बार बार प्रश्न एग्जाम में क्या करते हैं, पूछा जाता है। तो देखिए ये आपकी अरल सागर हो गया, और यहाँ पर देखिए कैस्पियन सी है, ये आपकी देखिए क्या है, कैस्पियन सी है। तो जो कैस्पियन सी है, यह भी जो कैस्पियन सी है एक तरह से हम कहें तो एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर स्थित है, कैस्पियन सी भी आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी क्या है, झील है। देखिए इसके आगे भी सागर नाम लगा है, लेकिन यह भी एक प्रकार की क्या है, झील है, क्योंकि चारों तरफ से स्थल से क्या है, घिरी हुई है। और कैस्पियन सी की अगर हम लोग बात करें तो यह कैस्पियन सी जो है टोटल 5 देशों से घिरी हुई है। कितने देशों से, 5 देशों से इसका बेसिन टच करता है। तो देखिए देखने की कोशिश अगर हम लोग करें 5 देशों को, तो देखिए यह ईरान है, ये कौन है, ईरान है। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान है, यह तुर्कमेनिस्तान है। यह देखिए कजाकिस्तान है, और यहाँ पर देखिए रसा है, यह वाला जो कलर है यह आपका रूस है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। और इसके बाद देखिए अगर हम लोग डिस्कस करें तो यह वाला देखिए जो देश है यह अजरबैजान है। ये देखिए कौन है, अजरबैजान, जिसकी राजधानी कहाँ है, बाकू है। तो देखिए टोटल 5 देश है। तो देखिए ईरान हो गया आपका, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, और अजरबैजान है। तो टोटल 5 देशों से कैस्पियन सी क्या है, घिरी हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके ईरान की राजधानी बताइएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी, रशिया की राजधानी, अजरबैजान की राजधानी ना। तो आप लोग कमेंट करके सबकी कैपिटल बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में से कोई न कोई एक कैपिटल आपकी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट की हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए क्या है कि कौन शुमेल नहीं है। मतलब आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है, उसी को बताना है। तो देखिए आपका दिया है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम लोग बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार जो आपका आया था 1909 में आया था। कब आया था, 1909 में। इसी को भारतीय शासन अधिनियम 1909 कहते हैं, और इसी के द्वारा पहली बार, ठीक है, पहली बार जो क्या सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। तो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, इसकी अगर देखिए बात करें तो इसीलिए देखिए मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बी ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसमें देखिए स्वशासन की बात की, बिल्कुल सही बात है। भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, और सबको स्वशासन का अनुमति दे दिया गया था। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। कैबिनेट मिशन प्लान संविधान सभा का गठन, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत विभाजन, देखिए यह गलत हो गया। भारत विभाजन जो हुआ है माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ है, माउंटबेटन योजना 1947 के थ्रू, ठीक है, भारत का क्या हुआ, विभाजन। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। तो हमारा इस तरह से आंसर है डी ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, और आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो देखिए चलिए साथ में रीड करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो आपको सही बताना है, ठीक है। अब उस पिछले क्वेश्चन में आपको गलत बताना था, लेकिन यहाँ पर क्या बताना है, सही बताना है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष
1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो देखिए, भारत की संविधान सभा की बात करें तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनी गई थी। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो भारतीय संविधान सभा है वह प्रांतों के द्वारा क्या गई थी, इनडायरेक्टली चूज की गई थी। चलिए, जिसमें 389 टोटल कितने थे, सदस्य थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए, भारत के संविधान सभा के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन ये जिन्ना महोदय नहीं थे। तो ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि गलत है, लेकिन चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। यह भी गलत बात है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह आपका 9/12/1946 को हुआ था। कब हुआ था? 1946 को हुआ था। ठीक है, तो 1946 को हुआ था, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ठीक इसके 2 दिन के बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे और उसी दिन उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब इसके बाद देखिए, तो इस तरह से आपका यह भी गलत हो गया। फिर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। गलत बात है। भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था, यह प्रियम्बल जब आप लोग पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में सीधे सीधे दिया हुआ प्रस्तावना में, तो भारत का संविधान जो है 26/11/1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर ए क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका आंसर जो सही है वह ए ऑप्शन है। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा, तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद। फिर तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, अब मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, आंसर आप कमेंट करिए। देखिए, सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ बना था तो वेद बना था। कौन सा बना था? वेद बना था। और देखिए, वेद और टोटल वेद जो हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, अगर इन्हीं वेदों की जब इन्हीं वेदों की गद में रचना की गई तो उसको ब्राह्मण कहा गया। उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। और प्रत्येक वेद की अपने क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ऐतरेय है, यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ है, सामवेद की बात करें तो जैमिनी है, और उसके बाद अथर्ववेद का अगर हम लोग ब्राह्मण की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, तो इस तरह से तो वेद के बाद देखिए ब्राह्मण आ गया। ठीक है, और उसके बाद ब्राह्मण के बाद देखिए आरण्यक बना। कौन बना? आरण्यक बना। तो देखिए, आरण्यक का मतलब होता है जंगल या वन होता है। अर्थात इसमें देखिए ना, यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म इत्यादि की क्या होती है? बात होती है। और इसके बाद अगर कोई आया तो उपनिषद आया। कौन आया? उपनिषद आया। और जो अगर हम लोग उपनिषद की देखिए बात करें तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर क्या करना? ज्ञान लेना। और उपनिषद की टोटल संख्या देखिए कितना है? 108 है। यह भी बार बार पूछा जाता है कि उपनिषद टोटल कितने हैं, तो टोटल 108 क्या है? उपनिषद हैं। जिसमें से देखिए एक उपनिषद है जिसका नाम है मंडूकोपनिषद, जिससे सत्य में जयते को क्या किया गया? लिया गया है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट वेद है और सूची सेकंड क्या है? यज्ञकर्ता है। अर्थात जो वेद को पढ़ेगा उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो वेद के टोटल 4 वेद हैं। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी बात हो गई। तो जिसमें सबसे पुराना वेद अगर कोई है तो ऋग्वेद है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात हो गई। तो ऋग्वेद का जो यज्ञकर्ता होता है उसको देखिए होत्र या हिता कहते हैं। यजुर्वेद का जो यज्ञकर्ता होता है उसको अधर्व्यू बोलते हैं। और सामवेद का जो होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। और अथर्ववेद का जो होता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सब आपस में मैच कर रहा है, सब मिला हुआ है, क्रम से दिया हुआ है। तो इसलिए 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन इज क्या है? राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन क्या है? राइट है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो देखिए, ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ,
ठीक है, अमर सेन दिया है, किन्स महोदय दिया है और महबूब उल हक दिया हुआ है। तो चलिए एडम स्मिथ जो है इनको तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एसडीआई है, एसडीआई को जो जारी करता है यूएनडीपी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी करता है, इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसको देने वाले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। तो बार बार पूछा जाता है, तो इसके कुछ डोमेन्स होते हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है कि एसडीआई के डोमेन्स कौन होते हैं। देखिए एसडीआई के लिए अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं पोषण का डेटा लेते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लेते हैं कि कोई बच्चा जन्म के समय जीने की कितनी इच्छा रखता है, इसको लिया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन इज ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, अर्थात छिपी बेरोजगारी की बात कर रहा है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी कहे या मौसमी बेरोजगारी कहे, जो इस प्रकार की बेरोजगारी होती है, यह बेरोजगारी ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, कृषि क्षेत्र में आती है। किस में आती है? कृषि क्षेत्र में। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब समझिए, मान लीजिए कि एक किसान है, एक किसान को यह देखिए खेत है और यहाँ पर देखिए मान लीजिए किसान का एक क्या है? ट्यूबवेल है और यहाँ से यहाँ पर क्या करना है? पानी भरना है। ठीक है, अब देखिए इस किसान के पास मान लीजिए टोटल 5 बच्चे हैं। टोटल क्या है? 5 बच्चे, और पांचों बच्चे इसी काम में क्या कर रहे हैं? लगे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 बीघा अगर खेत है तो 1 बीघे खेत में अगर मान लीजिए 5 कुंटल गेहूं होता है, तो क्या 5 बच्चे लग जाएंगे तो क्या 25 कुंटल गेहूं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी को देखिए छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम, जिसे कि सबको लग रहा है कि सभी व्यक्ति खेती में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसी से संबंधित होता है मौसमी बेरोजगारी। तो देखिए जो मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसान ने खेत में धान लगा दिया और धान होने लगा, उसके बाद उसके पास कोई कार्य नहीं है, अब वो घर में बैठा हुआ, तो इसको मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछे प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए फिर इसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका साइंस का प्रश्न है। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखिए बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है। तो देखिए दिया हुआ है विटामिन सी, ठीक है, फैलिक अम्ल, फैलिक एसिड दिया है और विटामिन ए दिया है और विटामिन बी, इसको देखिए B1 कर लीजिए, यह क्या है आपका? B1 है। अब इसके बाद देखिए चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए विटामिन सी से जो डिजीज होती है स्कर्वी होती है, सबको पता है। और इसके बाद देखिए विटामिन ए से सबको पता है रतौधी होती है। तो चलिए एक बार मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सी का 4 और देखिए सी का 4, तो सी का 4 देखिए सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है। किस में दिया है? देखिए मतलब सॉरी ए ऑप्शन है, ए का देखिए 4 और ए का 4 देखिए सिर्फ अच्छा 2 ऑप्शन में दिया। तो इस तरह से बी और आपका डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद देखिए सी का आपका फर्स्ट है और देखिए सी का फर्स्ट किस में दिया हुआ है? सी का फर्स्ट देखिए ए में दिया है और उसके बाद बी में दिया, लेकिन सी में नहीं दिया, तो इसलिए सी भी क्या हो गया? कैंसिल। और देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट। अगर मान लीजिए कि हमको ठीक है फैलिक एसिड और विटामिन B1 नहीं आ रहा है, फिर भी आंसर हो गया। लेकिन अगर चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो जो विटामिन B1 है इससे बेरी रोग होता है, और जो फैलिक अम्ल है, फैलिक एसिड है, इससे देखिए रक्ताल्पता होता है, जिससे इससे क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। इसलिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन की देखिए अगर हम लोग बात करें तो यह भी क्वेश्चन देखिए कूट का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची फर्स्ट दिया हुआ है आपका नृत्य। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सूची फर्स्ट। देखिए पहला ए में दिया है कुचिपुड़ी, बी में है भारतनाट्यम, सी में कथक और डी में ओडिशा है। और देखिए फिर ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें डिस्कस करने की कोशिश करें तो जो कुचिपुड़ी है, चलिए सबसे पहले देखिए सबसे आसान क्या है? ओडिसी, ओडिशा का है। और देखिए अगर हम लोग डी का फर्स्ट है और डी का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन तो था। लेकिन उसके बाद चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कथक देखिए उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कुचिपुड़ी की देखिए अगर हम लोग बात करें, कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसलिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग केरल का बताइएगा, केरल का कौन सा डांस है, कमेंट करके ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
21 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। तो देखिए संविधान में एक जो भारत की प्रस्तावना है, तो भारत की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रियम्बल में एक बार संशोधन हुआ है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यह संशोधन देखिए आपका हुआ है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 1976 के द्वारा। और इसके द्वारा टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। और देखिए 3 शब्द कौन जोड़े गए थे? एक तो देखिए समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और उसके साथ साथ अखंडता जोड़ा गया था। 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था। इसलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 की देखिए अगर बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखिए प्रस्तावना की बात कर रहा है कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो देखिए प्रस्तावना जो हमारी शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब देखिए ध्यान से क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और यह शब्द जहां होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात कर रहा है, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य की। देखिए अब यह क्या, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन इज क्या है? राइट है। चाहे प्रजातांत्रिक कहे चाहे लोकतांत्रिक, दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी देखिए मैं आगे चर्चा किया था इस पर। तो देखिए दिया है कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, ठीक है, लीबिया और ईरान के बीच। देखिए मैंने बात किया था कि अभी जो कैस्पियन सी है यह टोटल 5 देशों से घिरा हुआ है। और 5 देशों की देखिए हम लोग चर्चा भी कर लिए थे कि 5 देशों से क्या है? घिरा हुआ है। तो आपको देखिए आइए थोड़ा सा एक बार मैप और दिखा देते हैं आपको कैस्पियन सी वाला। देखिए यह कैस्पियन सी का मैप है, अभी मैं चर्चा किया था। तो ये देखिए आपकी कैस्पियन सी है, टोटल 5 देशों से घिरा हुआ है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और ठीक है अजरबैजान। तो अगर इस ऑप्शन में देखिए एक तो ईरान है, दूसरा क्या है? रूस है। तो हमारा आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए यहीं एक मैप नीचे भी लगा हुआ है, और इसमें देखिए आप लोग देखिए थोड़ा सा बड़ा सा मैप, इसको छोटा करते हैं और देखने की कोशिश करिए। तो देखिए यह ईरान वाला सेक्शन है और आप देख लिए हैं ऊपर। तो इसके बाद देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा रूस और ईरान। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है इसके तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? देखिए पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पनामा नहर। तो पनामा नहर देखिए क्या करता है, देखिए भूमध्य सागर की बात कर रहा है, तो भूमध्य सागर तो होगा ही नहीं, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर को तो स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? देखिए स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, हाँ ये आंसर सही है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो जो पनामा नहर है या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। तो यह ऑप्शन सब गलत है, हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। थोड़ा सा ये मैप में इसको चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग बात करें मैप में, तो ये देखिए पनामा देश है उत्तरी अमेरिका का। तो इधर उत्तरी अमेरिका, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका कोलंबिया है, और देखिए इधर आपका एक कैरेबियन सी दिख रहा है। तो कैरेबियन सी जो है यह आपका अटलांटिक महासागर में है। तो इधर देखिए अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। यही आपकी देखिए पनामा नहर है, यह काट करके पनामा नहर क्या की गई है? बनाई गई है। तो पनामा नहर क्या करती है? प्रशांत महासागर को, ठीक है, अटलांटिक महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, यहीं पर स्वेज नहर की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए यह जो स्वेज कैनाल है इसकी बात अगर हम लोग कर ले तो देखिए यह आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और यह देखिए आपका रेड सी है। और यहाँ पर देखिए काट करके क्या क्या बनाया गया है? स्वेज नहर, जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या करती है? अलग करती है, और भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। यह आपकी कौन सी हो गई? स्वेज नहर। चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन
भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए नेशनल इनकम की बात कर रहा है। तो देखिए नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में मेनली देखिए 3 सेक्टर हैं। तो एक तो देखिए आपका प्राइमरी सेक्टर है, एक आपका देखिए सेकेंडरी सेक्टर है और एक आपका टर्शियरी सेक्टर है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसको नेचुरल सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर को नेचुरल सेक्टर बोलते हैं, अर्थात प्राकृतिक क्षेत्र बोलते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टर्शियरी सेक्टर होता है इसी को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। इसी को देखिए क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। तो भारत के, ठीक है, राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक अगर किसी का योगदान है तो सेवा क्षेत्र का है। किसका क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो पहला स्थान पर सेवा क्षेत्र है, दूसरे स्थान पर आपका सेकेंडरी सेक्टर है और तीसरे स्थान पर आपका क्या है? एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का है। तो भारत में सबसे अधिक अगर किसी का योगदान है तो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। तो चलिए, और देखिए किसान जो होता है कृषि क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसलिए देखिए किसान बिल्कुल क्या है? किसान बिल्कुल क्या है? देखिए सबसे ना हमेशा परेशान रहता है और सेवा क्षेत्र के लोग हमेशा क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। तो सेवा क्षेत्र का लगभग 59% अभी भी क्या है? योगदान है। तो इस तरह से देखिए आपका सर्विस सेक्टर हो गया। अगर देखिए हम लोग बात कर लें प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या, देखिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, पशुपालन आता है, फॉरेस्ट्री आता है, लॉगिंग इंडस्ट्री आता है, मतलब लट्ठा उद्योग आता है, माइनिंग आता है, खनन आता है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम लोग बात कर लें तो इनमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, ठीक है, और उत्खनन आता है। अगर हम लोग टर्शियरी सेक्टर की बात कर लें तो इसमें बैंकिंग आती है, होटल आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन है, LIC है, हेल्थ, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, रियल इस्टेट, ठीक है, फिर नाई, रिक्शावान, यहाँ तक कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर यह भी सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन जितनी भी होती हैं यह सब क्या है? सर्विस सेक्टर है। जो रेस्टोरेंट होता है यह भी सब क्या है? आपका सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक, ठीक है, नेशनल इनकम में क्या है? योगदान है। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले सीरीज में, जो फिर 15 क्वेश्चन में कल हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक हम लोग चर्चा करेंगे। और इस सेशन का PDF जो है आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम के बारे में हम आपको बताएं तो टेलीग्राम पर डेली लगभग 200+ क्वेश्चन का क्यूज होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी टेलीग्राम में क्यूज हो रहे हैं उसको मैं डेली क्या करूँगा? ऐसे वीडियो बना करके एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।